पार्टी के केंद्र सरकार में रहते, भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार में रहते जो विषम परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, उसके बारे में मैं संक्षिप्त में कुछ बात करूंगा। और जैसा मिश्रा जी ने बताया, उसके बाद आप स्वतंत्र रूप से कोई भी प्रश्न मुझसे कृपापूर्वक पूछ सकते हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने हमारे प्रदेश में 23 नवंबर को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए प्रवेश किया है और कल हमारे प्रदेश से वो राजस्थान में एंट्री लेंगे। इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा को जो अपार समर्थन मिला, जो सहज और सरल भाव से वो आम लोगों से मिले, जो उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक सभी से चर्चा की, खास तौर से जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे वार्तालाप की, वो अपने आप में ऐसा राज्य है, ये यात्रा पहुंची है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 3500 किलोमीटर से ऊपर की ये लगभग 140 दिनों की यात्रा प्रस्तावित है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके बारे में पूर्व में हमारे विद्वान साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ वो ज़रूर मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा। हमारे डेमोक्रेसी के जो चारों स्तंभ हैं उन पर सवालिया निशान लग गया है। सवालिया निशान से मेरा आशय यह है कि उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, लेकिन जो परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं जिसकी वजह से ये डेमोक्रेसी के जो चारों स्तंभ हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में स्वाभाविक हो गया। जैसे कि कार्यपालिका, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हूं और मैं हूं एडमिनिस्ट्री इनकी रही, चाहे सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की बात हो, चाहे ईडी की, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की नियुक्ति की बात हो, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री रही है। इसलिए मुझे इस बात का अनुभव है और मैं आपसे बादब ये कहना चाहता हूं कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर जो नियुक्त हो जाता है, फिर उसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार मिल जाता है, उसका मिसयूज नहीं होता। लेकिन अभी जो हो रहा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल संकेत में ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान इम्पोर्टेंट लोग विराजमान हैं, उनको उनकी पोजीशन का दुरुपयोग लिए दबाव डाला जा रहा है, जो हमारे लिए खतरे के संकेत। जुडिशरी में क्या लोग दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का प्रभाव और दबाव का उपयोग की आवश्यकता नहीं। अब बात आती है दोनों सरकारों और चाहे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो हर मोर्चे पर विफल रही है, असफल रही है। और मुझे जयराम जी का निर्देश हुआ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विफलता के बारे में संक्षिप्त में आपसे कुछ चर्चा करूं।
आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के दौरान प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। प्रत्येक के खाते में 15 लाख रुपए देने की बात की थी। किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्हें देने की बात की थी। वर्ष 2022 तक सबको आवास देने की घोषणा की थी। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का उन्होंने वादा किया था। इसके तो लाल आंख दिखाने की बात उस समय की थी। बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी। लेकिन कुछ नहीं हो पाया। गलत जीएसटी के निर्णय की वजह से व्यापारी परेशान है। पेट्रोल और डीजल आदि की कंज्यूमर आइटम की प्राइस बढ़ गई है। ये सबको आप जानते हैं। अब रही मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में, यहाँ हालत क्या है। बहुत ये ढिंडोरा पीटा जाता था कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, और ये डबल इंजन अब खराब हो गया। ये डबल इंजन अब फेल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई, नौजवानों की कमाई और बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई ने जनजीवन को चौपट कर दिया है। प्रदेश में सर्वाधिक, सबसे अधिक 2 करोड़ 34 लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए हैं। और जो भारत सरकार ने नीति आयोग बनाया है, जो पहले प्लानिंग कमीशन के रूप में जाना जाता था, उस भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नीति आयोग के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत पिछड़ गया। आप कहेंगे कौन से पायदान पे पहुंच गया है, तो शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश 35वें पायदान पर पहुंच गया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 17वें पायदान पर पहुंच गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीति आयोग कह रहा है। अब रही बात सड़कों की, बोला, मैंने भी पेपर में पढ़ा, आप लोग भी छापते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की सड़कों के बारे में ये कहा था कि वाशिंगटन जैसी सड़क बनाएंगे। लेकिन नितिन गडकरी जी जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो बिगड़ी हुई खराब सड़कों के लिए माफी मांग रहे हैं। एनसीआरबी जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट कह रही है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर जो अनुसूचित जाति जनजाति पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसमें नंबर 1 पहुंच गया है। इसी प्रकार से महिलाओं और बालिकाओं के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पहुंच गया है। शिशु मृत्यु दर के मामले में, मातृ मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पहुंच गया है। ये स्थिति है। अब आखिरी बात, तो आखिर हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश जिस पर हम गर्व करते हैं और हमें ये कहने में गौरव महसूस होता है कि हम मध्य प्रदेश के वासी हैं, वो प्रदेश घोटाला प्रदेश के रूप में बाहर जाना जाने लगा है। ये शर्मसार स्थिति भारतीय जनता पार्टी के राज में हो गई। एक नहीं, अनेक घोटाले हुए हैं। टेंडर घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ, मध्याह्न भोजन घोटाला हुआ, कारम डैम आदि के घोटाले हुए। ये सारी स्थिति है। अब बात है आर्थिक स्थिति। ये भी ऑफिशियल आंकड़े हैं कि मध्य प्रदेश पे जो कर्ज है वो 3,83,000 करोड़ रुपए का अब हो गया। आज स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश की ये सरकार और दिल्ली की सरकार किसान विरोधी सरकार के रूप में जानी जा रही है। और एनसीईआरटी की रिपोर्ट के हिसाब से आदिवासियों पे जो जुल्म सितम हो रहा है वो 20% अत्याचार हो गए। अब स्थिति यह है कि भाई हम कह रहे हैं कि बीजेपी के दौर में ये हो रहा है, कांग्रेस के दौर में क्या हुआ। एक यूपीए 1 में मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट में था, उस समय जो आरटीआई बिल आया, जो प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद एक्ट बना, उसको पायलट पार्लियामेंट में मैंने ही किया था एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर। शिक्षा का अधिकार उस पीरियड में मिला। फूड सिक्योरिटी एक्ट उस समय आया, वनाधिकार कानून उस समय आया। ये सारे बात थे जो उस समय आए
जिससे आम लोगों ने राहत महसूस की। और उस समय जो है 72,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी हुई। भू अधिकरण बिल उस समय आया और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 27 करोड़ जो लोग थे बिलो पार्टी लाइन के, वो पार्टी लाइन क्रॉस कर गए। और अब क्या हुआ? बिलो पार्टी लाइन जो एनडीए के समय थे, वो 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गए। अब प्रश्न आता है कि कमलनाथ जी को जो अवसर मिला तो भाई उन्होंने क्या किया? वो कहते मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और फ्लोर पे दूंगा। कमलनाथ जी ने लगभग 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। दूसरी किस्त वो 50,000 के बाद 1 लाख की और फिर आगे की करने जा रहे थे। उसी समय दुर्भाग्य से उनकी सरकार चली गई। लेकिन उन्होंने जो अपना वचन पत्र में वादे किए थे, वो लगभग 365 वादे उन्होंने पूरे किए। और 5 हार्स पावर तक की मोटर के जो बिजली बिल है वो उन्होंने टोटल माफ किए। 10 हार्स पावर तक की जो बिजली के जो बिल है मोटर के, वो हाफ किए। ये स्थिति हुई और जनता को 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में उन्होंने देने का फैसला किया। महाकाल हो, ओमकारेश्वर हो, रामगम वमन हो, वो उसके लिए उन्होंने लगभग 355 करोड़ रुपए का बजट में न केवल प्रोविजन किया बल्कि बजट में वो स्वीकृति भी दे दी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी उसका अनावश्यक श्रेय ले रही है। और लगभग 1000 गौशालाओं का निर्माण किया। आज दिव्यांग दिवस है। राहुल गांधी जी ने हमारे कुछ हैंडीकैप साथी हैं, सभी आदरणीय हैं, उनके साथ आज पदयात्रा की है। विकलांगों के लिए भी जो पेंशन राशि है वो कमलनाथ जी ने दुगनी करी। वृद्ध और विधवाओं के लिए भी दुगनी करी। तो ये सारी स्थिति हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब जो विभिन्न केंद्रीय योजनाएं हैं जिनका लाभ मध्य प्रदेश को मिलना था, आपने निर्मला सीतारमण जी का बयान देखा होगा। उन्होंने मध्य प्रदेश के एक सीनियर ऑफिसर, IAS ऑफिसर को लताड़ लगाई, जब देखो तब तुम पैसा लेने आ जाते हो। नहीं, मध्य प्रदेश के साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। आप कहेंगे कमलनाथ जी ने क्या किया? कमलनाथ जी जब केंद्र सरकार में मंत्री थे, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, चाहे UIDSSMT हो, चाहे JNURRM हो, चाहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो, इसके तहत उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए लगभग 4,510 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करा के मध्य प्रदेश को दिलाई। जब मैं मध्य प्रदेश से दिल्ली में मंत्रिमंडल में था, विभिन्न योजनाओं के तहत हमने राशि मध्य प्रदेश को दिलाई। जैसे मिसाल के तौर पर JNURRM के स्कीम के तहत भोपाल को 2,173 करोड़ रुपए की राशि भोपाल को UPA सरकार में मिली, जो हाईएस्ट इन इंडिया थी। ऐसी कई स्कीम है जो दी गई। केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कमलनाथ सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती और करने दिया जाता तो मध्य प्रदेश की विकास यात्रा का वो स्वर्णिम काल होता। ये मैं अतिशयोक्ति के रूप में नहीं कर रहा हूँ। कमलनाथ एक विकास पुरुष के नाम पर जाने जाते हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास एक ऐसा अनुभवी और वरिष्ठ नेता है जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड थिंकिंग वाला नेता है। लेकिन षड्यंत्र के कारण उसकी सरकार को चलने नहीं दिया गया। और आखिर में जहां से मैंने ये अपनी बात प्रारंभ की थी, ये जो पदयात्रा है, ये पदयात्रा मात्र केवल कांग्रेस की पदयात्रा नहीं है। इसमें सभी देशवासी, राष्ट्र प्रेमी शामिल हो रहे हैं। और संदेश स्पष्ट रूप से ये जा रहा है कि जिनकी नीति और नियत में अंतर है वो स्पष्ट दिख रहा है। नीति और नियत क्या है? एक तरफ गोडसे की विचारधारा वाले लोग हैं जो इस यात्रा का अनावश्यक उपहास उड़ा रहे हैं, और एक तरफ महात्मा गांधी के अनुयायी हैं जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमें हमारे नेता पर फख्र है जो गांधी नेहरू परिवार की विरासत है, जो
रात दिन अथक परिश्रम करके इस पदयात्रा में शामिल होते हुए स्पष्ट रूप से ये संदेश दे रहा है कि उसके लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। इस भावना के अनुसार ये पदयात्रा चल रही है और अंत में आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उनकी इस पदयात्रा का आप जो है कवरेज कर रहे हैं, एक अच्छे भाव से लोगों को दिखा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और फ्लोर आपको देता हूं। जो जो बातें आपके मन में हैं आप बेहिचक पूछिए, मैं यथासंभव अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसका जवाब दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पूरा मिल जाएगा नोट भी, जिसमें फिगर होंगे, डाटाज होंगे, आंकड़े होंगे और ये सारे ऑथेंटिकेटेड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। नरोत्तम मिश्रा जी ने बयान दिया है कि राहुल बाबा ने कभी रामायण नहीं पढ़ी है, गीता नहीं पढ़ी है, महाभारत नहीं पढ़ी है और वो नेट के ज्ञान के आधार पर जय श्री राम और इनके नारे लगा रहे हैं, नारे बता रहे हैं, उनका अर्थ बता रहे हैं। मैं पंडित सुरेश पचौरी और सुंदर कांड में ये कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन में। मैं नरोत्तम मिश्र जी की बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं इस 2 लाइन से उनको ये जवाब आपके जरिए भेजना चाहता हूँ। सर, ये लाल चौक श्रीनगर की यात्रा पर समापन कर रहे हैं, कार्यक्रम चेंज किया है, इसका कोई खास मकसद है? कोई ऐसा नहीं। सर, ज़्यादा लाइव से जब कांग्रेस विपक्ष में थी उस समय जब यापम घोटाला जोर शोर से उठाया गया था, जब कांग्रेस ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसकी जांच करवाएंगे, सर उसकी जांच भी हुई। एक और प्रश्न सर मेरा है, जब किसानों पर गोलियां जलाई गई थी वो भी कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय और मंच, आज जो राहुल जी आए ये भी वहाँ पर गए थे, लेकिन उसकी भी जांच नहीं कराई गई। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये प्रश्न उठा के जवाब देने का मौका दिया। मंदसौर में जो विभत्स गोली कांड हुआ वो भाजपा के दौर में हुआ और उस समय किसानों के बीच पहुंचने वाला अगर कोई राष्ट्रीय नेता रहा तो उसका नाम राहुल गांधी था। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों पर जो जुल्म सितम हुआ है उसकी जांच होना चाहिए और उसकी जांच के आदेश दिए। दूसरा जो ई टेंडर घोटाला है और जो व्यापम घोटाला है उसकी जांच के भी आदेश दिए गए थे। आप जानते हैं कि इन सारी चीज़ों में इस प्रोसेस में जो है कई प्रारूपों से गुजरती है ये प्रक्रिया और उसमें समय लगता है, लेकिन जांच प्रारंभ कर दी गई थी और यही वजह थी कि ई टेंडर घोटाले में जो लिप्त लोग थे, जिनमें से एक नाम हमारे भाई साहब ने अभी लिया, बाकी हनी ट्रैप में जो लिप्त थे, जो व्यापम घोटाले में लिप्त थे, उनमें इतनी घबराहट हो गई कि चाहे कुछ करना पड़े इस सरकार को गिराना जरूरी है, वरना सारा पर्दा उठ जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आपने शुरुआत में 4 स्तंभ पे सवाल उठाए, चौथा स्तंभ तो मीडिया ही है, इसके मामले में आप किस प्रकार से इसको देखते हैं? मीडिया कहाँ लूज हुआ? देखिए, जहाँ तक प्रेस की स्वतंत्रता की बात है, अभिव्यक्ति की बात है, उस दिशा में कहीं कोई कोर कसर नहीं हो रही, आपकी तरफ से नहीं है। लेकिन जिस वजह से जो आप रात दिन मेहनत करके जो न्यूज़ आइटम बनाते हैं और किसी न किसी वजह से वो पूरा का पूरा वास्तविक रूप से नहीं आ पाता है, मेरा इशारा भैया वो है। ए बी, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर आधिपत्य कुछ उन पूंजीपतियों का हो जाता है जो केवल प्रेस मालिक नहीं है बल्कि डिफरेंट बिजनेस ओनर भी हैं, तो वो कई प्रकार के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरीके से मेरा ऐसा सोचना है कि जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो प्रभावित हो। आपने सर कारण देव को घोटाला करार दिया, तो आप किस तरह से घोटाला बता रहे हैं? मतलब सरकार जो जांच कर रही है, कार्रवाई भी करेगी, तो आपको क्या लगता है कि घोटाला किस तरह? हाँ, बिल्कुल सही। और उसमें अगर आप मोड ऑफ पेमेंट देखें
नहीं थी। हमारे आदिवासी उस इलाके के विधायक हैं, लाए नहीं दिया। अरे जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, राहुल जी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे आदेश हम तो ये रहा, खास तो मैं नहीं बोलूंगा। आप भैया, आप भी मध्य प्रदेश के वासी हैं, आगरा जिले के पत्रकार हैं सम्मानित, जो अभी भी पिछड़ा रहा उसे विकासशील जिला ही नहीं बनने दिया जा रहा है। रेलवे लाइन जो स्वीकृत हुई, लाइन का सर्वे यूपीए की सरकार में हुआ और एनडीए की सरकार में बंद हो गया, जो उज्जैन से रामगंडी तक की योजना थी। तो बात जो है आप पूछ रहे हैं कि क्या खास रहा, अविस्मरणीय मध्य प्रदेश में यात्रा रही, सहयोग रहा, प्रदेशवासियों का सहयोग रहा, प्रदेश के नागरिकों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और समाज सेवकों का सहयोग रहा। उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, उनके प्रति हम साधुवाद व्यक्त करते हैं। सर, जयराम रमेश जी ने कल एक बयान दिया था, सिंधिया को उन्होंने 24 कैरेट और उन्होंने कहा भाई कपिल सिब्बल की वापसी हो सकती है, लेकिन सिंधिया की वापसी कांग्रेस में नहीं होगी। जयराम रमेश जी मीडिया कमेटी के चेयरपर्सन हैं, ओहदे में, अनुभव में हमसे, तो उस कथन और वक्तव्य पर आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं क्या बोलूं? चलो, 8 जनवरी को लेकर जन आंदोलन है, स्वर्ण समाज द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर किस तरह देखते हैं? यात्रा ये प्रश्न राहुल जी से हुआ था। भैया 2 मिनट मेरे भाई, अरे पूछने दो ने जो पूछे। आपके जरिए हमें मिल जाएगा। ये प्रश्न राहुल गांधी जी से यही कहा जो हमारे मीडिया के आईसीसी के पांडे जी हमें इशारा कर रहे हैं। मतलब मैं इसका जवाब नहीं दूं क्योंकि उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा पे ही बोलना है, तो अब मैं अगर इनका बीच करूंगा तो उन्होंने भी ये कहा कि अभी अपन भारत जोड़ो यात्रा पे ध्यान दें। ठीक है, और कोई तो चाय वाय तो पिलवा दो, बैठो 2 मिनट आप बैठ के, अरे कल जो है भैया बैठ जाओ, कोई नहीं, अब आराम से बात करें। अरे जल्दी से चाय बुलवाओ, लगा है।